जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं एपीकल्चर के अंदर आर्टिफिशियल रूप से हम किस प्रकार से मधुमक्खी का पालन कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। उनके बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं और साथ ही साथ में हम मधुमक्खी के प्रमुख रोग और प्रमुख प्राकृतिक शत्रु कौन कौन है उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप भी अपनी कॉपी पेन लेकर बैठेगा, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलेगा और इसे अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक साझा कीजिएगा। आइए अध्ययन करते हैं मधुमक्खी जो हम एपीकल्चर जो करते हैं उससे संबंधित हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है कि एपीकल्चर को करते समय क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की हमें आवश्यकता होती है, उनको देखते हैं। सबसे पहले तो जब हम मधुमक्खी पालन करते हैं तो हमें किन किन आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है। आवश्यक सामग्री की हमें आवश्यकता होती है तो कौन कौन सी ऐसी सामग्री होती है जिनकी हमें ज़रूरत होती है। तो मुख्य रूप से हम सबसे पहले बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला आता है हमारे बी हाइव। सबसे पहले हमें आवश्यकता क्या होगी, बी हाइव, यानी कि आर्टिफिशियल जो या फिर कृत्रिम रूप से जो बनाया गया जो लकड़ी का बक्सा था जिसको हम छत्ते के नाम से जानते हैं, उसकी आवश्यकता होगी नंबर फर्स्ट पर। नंबर सेकंड पर यदि हम बात करें तो एक हमें फाउंडेशन स्टोन की आवश्यकता होगी। फाउंडेशन स्टोन की आवश्यकता होगी। एक हमें किसकी आवश्यकता होगी, फाउंडेशन स्टोन की आवश्यकता होगी, यानी कि जो हमारा जो छत्ता था उसको हम कहाँ पर रखेंगे, वहाँ का भूमि कैसी होगी, उसको रखने के लिए हमें एक जगह की आवश्यकता होती है जिसको हम फाउंडेशन स्टोन के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त हमें और क्या आवश्यकता होगी, तो इसके अतिरिक्त हमें ग्लव्स की आवश्यकता होगी। हाथों के अंदर हमें ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, उनकी आवश्यकता होगी ताकि हम जब भी मधुमक्खी को पालन करने जाए या फिर बक्सों से यदि हम मधुमक्खी को बाहर निकालें तब वो मधुमक्खी हमें काट ना पाए, तो ग्लव्स की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त नंबर 4 पर बात करें, हमें नाइफ की आवश्यकता होगी, यानी कि चाकू की आवश्यकता होगी। जब हम छत्ते से जब हम शहद को अलग निकालेंगे तब हमें उस छत्ते से शहद को इस प्रकार से निकालना है कि ना ही हमारे मधुमक्खियों को कोई नुकसान हो और ना ही हमारे जो छत्ते के अंदर जो अंडे जो नवजात जो अंडे पड़े हुए हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान हो, केवल और केवल हम वहाँ से केवल आसानी से छत्ते से शहद को निकाल सके। तो उसके लिए हमें विशेष प्रकार की चाकू की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट बात करें हम, इसके अतिरिक्त हमें और क्या आवश्यकता होगी, तो इसके अतिरिक्त हमें नेट की आवश्यकता होगी, यानी कि जाल की आवश्यकता होगी। ये जो जाल जो होगा वो हमारे पूरे शरीर को ढकने का काम करेगा, ठीक है ना। ये जो नेट जो होगा वो मुख्य रूप से रेशम का बना होता है जो हमें मुख्य रूप से बचाव करता है। जब मधुमक्खियां जब हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं तब हमें नेट की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त नंबर 6 पर बात करें तो नंबर 6 पर हो जाएगा हमें एक हमें क्वीन की भी आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, क्वीन की आवश्यकता होगी। यह भी हमें ध्यान रखना है, किसकी आवश्यकता होगी, क्वीन की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम आर्टिफिशियल रूप से मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं तो क्वीन के बिना तो ये सारा संभव हो नहीं सकता, क्योंकि अंडे अल्टीमेटली जो हमारे बी हाइव है इसके अंदर क्वीन के द्वारा ही दिए जाएंगे, तो हमें क्वीन की भी आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त नंबर 7 पर हम बात करें तो नंबर 7 पर हो जाएगा हमारे इसके अंदर आर्टिफिशियल फूड की भी इनको क्या होगी, आवश्यकता होगी। आर्टिफिशियल फूड या फिर हम जिसको कृत्रिम भोजन के नाम से जानते हैं उनकी हमें आवश्यकता होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब मैंने शब्दावली बताई थी तब मैंने 2 शब्दावली बताई थी। एक तो मैंने बताया था आपको डेथ पीरियड के नाम से मैंने बताया था, एक मैंने बताया था हनी फ्लो पीरियड के बारे में बताया था। दोनों के बारे में मैंने बताया था जब पेड़ पौधे अच्छी मात्रा में उपलब्ध होते हैं तब तो मधुमक्खियों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जैसा भी हम बात करें गर्मी का टाइम चल रहा है और कोई व्यक्ति जो मधुमक्खी का पालन कर रहा है वो तो लंबे समय से उसका ये बिजनेस बन गया। अब इस बिजनेस को सफल बनाने के लिए उसको आर्टिफिशियल फूड यानी कि कृत्रिम भोजन की भी आवश्यकता होगी। जब मधुमक्खियों को पेड़ पौधे उपलब्ध नहीं होते तब इस भोजन को मधुमक्खियों को खाने के लिए दिया जाता है, तो उसकी भी हमें आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त और कई सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, मेनली इन सभी की आवश्यकता होती है। तब अब हम मैंने शुरू के 4-5 के बारे में तो बता दिया, अब हम देखते हैं क्वीन और आर्टिफिशियल फूड के बारे में देखते हैं। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हम क्वीन को किस अवस्था में पकड़ सकते हैं या फिर कहाँ से ला सकते हैं, और आर्टिफिशियल जो फूड होता है जो मधुमक्खियों को खिलाया जाता है वो किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला अब हम देखते हैं क्वीन के बारे में अध्ययन करते हैं। जो क्वीन जो होती है इसको हम कहाँ से ला सकते हैं, कहाँ से ला सकते हैं,
क्वीन को कहाँ से ला सकते हैं उसकी यदि हम बात करें तो क्वीन को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैंने एक आपको क्रिया बताई थी, मधुमक्खी जो होती है अपना छत्ता जो छोड़कर जाती हैं वो दो प्रकार से छोड़कर जाती है। एक तो होती है एब्सकॉन्डिंग के माध्यम से और एक मैंने बताया था स्वेर्मिंग के माध्यम से, यानी कि प्रवास के माध्यम से। दोनों चीज बताई थी। तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्वीन को कहाँ से लाना चाहिए, जो प्रवास की जो क्रिया होती है, प्रवास या जिसको हमने स्वेर्मिंग नाम दिया था, स्वेर्मिंग नाम दिया था। स्वेर्मिंग की जो जब क्रिया होती है, जब मधुमक्खी अपना घर छोड़कर जाती है, जब सदस्यों की संख्या उसमें बढ़ जाती है, तब वो एक जगह से दूसरी जगह अपना छत्ता छोड़कर जाती है, तब हम क्या करें, उसमें से जो रानी जो होती है उसको पकड़ लेते हैं और उससे फिर हम क्या कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्वीन कहाँ से लाते हैं, तो प्रवास की जो क्रिया होती है उसके दौरान हम क्या करेंगे, मधुमक्खी को पकड़ लेते हैं। उसके दौरान जो हमारे बीज जो होती है, मधुमक्खी जो होती है उसको क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और हम क्या करने लग जाते हैं, हमारा जो मधुमक्खी जो पालन होता है वो सारी की सारी क्रिया स्टार्ट हो जाती है। ये हमें ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि कृत्रिम रूप से पालन के लिए मधुमक्खी को कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो स्वेर्मिंग की क्रिया के दौरान प्रवास से हम प्राप्त कर सकते हैं। ये तो एक अकॉर्डिंग टू बुक है। इसके अलावा और कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा जितने भी मधुमक्खी पालन के लिए जो रिसर्च के जो केंद्र बने हुए हैं भारत सरकार के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो केंद्र बनाए गए हैं, वहां से भी हम आसानी से मधुमक्खी प्राप्त कर सकते हैं और उसे हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। फर्स्ट तो हो जाएगा स्वेर्मिंग के माध्यम से और दूसरा हो जाएगा राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो भी मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए जो भी केंद्र खोले गए, हो सकता है कहीं पर उत्कृष्टता केंद्र खोले गए। जैसे मैंने पहले बताया था भरतपुर के अंदर मधुमक्खी पालन के लिए उत्कृष्टता केंद्र खोला गया, वहां से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें कई सारी यूनिवर्सिटी जो होती है वहाँ पर पर्टिकुलर एपीकल्चर के लिए अलग से यूनिट बनाए गए, वहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। और कई जगह स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा केवीके भी खोले गए, कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए, वहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन जो फोकस है वो एपीकल्चर को किस प्रकार से इंक्रीज करना है उस पर होना चाहिए, ठीक है ना। ये होता है हमें क्वीन कहाँ से प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमें आर्टिफिशियल जो फूड होता है वो कहाँ से प्राप्त होगा। तो जब मैंने बताया था डेथ जो पीरियड होता है उसमें मधुमक्खियों को कृत्रिम जो भोजन दिया जाता है वो बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो कृत्रिम भोजन कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं, कैसे बनाते हैं। ये जो कृत्रिम भोजन जो बनाया जाता है ये बहुत आसान होता है, इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें 2 भाग चीनी प्लस 1 भाग पानी, 2 भाग चीनी व 1 भाग पानी, इन दोनों का आपस में घोल बनाकर छोटा छोटा जो पतला जो पेस्ट होता है वो बना लेते हैं। और यही जो बनता है, जो पेस्ट बनता है वही क्या होता है, मधुमक्खियों का भोजन होता है, ठीक है ना। मान लीजिए अगर हमने 60 ग्राम चीनी ली है तो उसमें हमें क्या मिलाना है, 30 ग्राम पानी मिलाना है और उन दोनों का अच्छे से पेस्ट बना लेना। पेस्ट बनाने के बाद में उसको हमको मधुमक्खियों को खिलाना स्टार्ट कर देना चाहिए और यही हमारा मधुमक्खी का कृत्रिम भोजन होता है। तो ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं, बी हाइव के बारे में अध्ययन करते हैं कि भारत में कौन कौन से हाइव प्रचलित है उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम हाइव के बारे में अध्ययन करते हैं कि भारत में कौन कौन से प्रचलित हाइव है उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। अब हम भारत की बात करें तो भारत में कौन कौन से हाइव प्रचलित हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। आवश्यक सामग्री में 7-8 मैंने बता दी, 1-2 जो भी छूट गई है वो आप बुक से देख लेना, तो इसी के साथ में हमारा आवश्यक सामग्री कंप्लीट हो जाएगी। अब हम देखते हैं छत्ते के बारे में कि भारत में कौन कौन से छत्ते प्रचलित हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल हाइव के नाम से जानते हैं ना। भारत में कौन कौन से छत्ते प्रचलित है, तो एक तो आता है इसके अंदर घोष का छत्ता, ठीक है ना। एक तो आता है घोष का छत्ता और दूसरा आता है नंबर फर्स्ट घोष का छत्ता और नंबर सेकंड आता है न्यूटन का छत्ता। एक तो आता है घोष का छत्ता और एक आता है इसके अंदर न्यूटन का छत्ता। ये न्यूटन वो वाला नहीं है, न्यूटन बाबा जिन्होंने न्यूटन का लॉ दिया था वो वाला नहीं है, ये वैज्ञानिक है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं घोष का जो छत्ता था इसका साइज कैसा रखा जाता है, तो इसका जो साइज रखा जाता है वो 31.6 सेंटीमीटर से 31.6 सेंटीमीटर, तो हमें उसकी लंबाई रखनी है और लगभग
5 सेंटीमीटर के आसपास उसकी हमें क्या रखनी है, चौड़ाई रखनी है, और यही आकार होता है घोष के छत्ते का, ये हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूटन का छत्ता की। तो न्यूटन का जो छत्ता होता है उसका जो साइज रखा जाता है वो रखा जाता है 20.1 सेंटीमीटर से 20.1 सेंटीमीटर से लगभग 1.6 सेंटीमीटर के आसपास जो चौड़ाई वो लंबाई रखी जाती है, वो किसकी रखी जाती है, न्यूटन के छत्ते की रखी जाती है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पर सॉरी 20.2 है, कितना है यहाँ पर 20.2 है, और उधर की बात करें तो उधर हो जाएगा 1.4, कितना हो जाएगा 1.4 हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना। और उधर ऊपर हो जाएगा 21.6, क्या हो जाएगा यहाँ पर 21.6, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेना, इसमें हो जाएगा 36.5, ठीक है ना। जो घोष का जो छत्ता होता है उसका आकार कितना होता है, 36.5 सेंटीमीटर तो क्या होता है, लंबा होता है, और 21.5 जो सेंटीमीटर होता है वो क्या होता है, चौड़ा होता है। न्यूटन का जो छत्ता होता है वो 20.2 सेंटीमीटर तो लंबा और 1.4 मीटर चौड़ा होता है, ठीक है ना, 1.40 सेंटीमीटर सॉरी, ये चौड़ा होता है, ये हमें ध्यान रखना। दोनों इंपॉर्टेंट है, इसी आकार के हमारे भारत में छत्ते बनाए जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम पर्टिकुलर जो यहाँ पर हमने छत्ते की बात की, अब हम छत्ते की बात करते हैं कि छत्ते के अंदर कौन कौन से चेंबर होते हैं और उन चेंबर में क्या क्या चीज की जाती है, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। जो छत्ता जो होता है इसके अंदर अलग अलग प्रकार के चेंबर होते हैं, अलग अलग प्रकार के चेंबर होते हैं, अलग अलग प्रकार के चेंबर होते हैं, यानी कि कोष्ठ होते हैं। जैसे मैंने बताया था मधुमक्खी जो अंडे देती हैं वो कहाँ पर देती हैं, एक चेंबर में देती है, यानी अंड कोष्ठ में देती है। तो इसी प्रकार अलग अलग चेंबर होते हैं, वो हमें ध्यान रखना है। तो मधुमक्खी में एक चेंबर आता है, इसके अंदर ब्रॉड सेल, एक जो कोष्ठ आता है उस कोष्ठ का नाम क्या आता है, ब्रॉड सेल। क्या आता है, एक कोष्ठ का नाम आता है ब्रॉड सेल। ब्रॉड सेल जो होता है इसमें मुख्य रूप से क्या रहता है, तो इसके अंदर रहते हैं शिशु रहते हैं। कौन रहते हैं, शिशु। इसके अंदर कौन रहते हैं, तो इसके अंदर शिशु रहते हैं। ब्रॉड सेल जो होता है इसके अंदर कौन रहते हैं, शिशु रहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। नंबर सेकंड जो सेल आता है वो आता है हनी सेल। कौन सा सेल आता है, हनी, नंबर सेकंड पर आता है हनी सेल। हनी सेल में क्या रहता है, तो शहद रहता है। क्या रहता है, शहद रहता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या रहता है, शहद रहता है। नंबर थर्ड की बात करें, नंबर थर्ड हो जाएगा एग चेंबर। एग चेंबर, ये इसी को हम एग सेल के नाम से जानते हैं। इसमें कौन रहेगा, तो इसमें हमारे अंडे रहते हैं। इसमें कौन रहते हैं, अंडे रहते हैं, ये हमें ध्यान रखना। तीनों जो सेल होती है इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसके अतिरिक्त एक सेल और आता है जिसका नाम होता है पोलन सेल। कौन आता है, पोलन सेल। जो पोलन जो क्या होता है, मधुमक्खी का भोजन होता है। तो इसमें क्या रहता है, कौन रहता है, तो इसमें पराग, जो मधुमक्खी का जो भोजन होता है जिसको हम पराग के नाम से जानते हैं, पराग रहते हैं, ठीक है ना। अगर श्रमिक के द्वारा अगर कोई भी भोजन लेकर आता है वो अधिक मात्रा में है तो उसको किस सेल में रखा जाता है, तो पोलन सेल में रखा जाता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जो कोई भी जो छत्ता होता है उसके अंदर मुख्य रूप से 4 चेंबर या फिर 4 सेल होती है, ये हमें ध्यान रखना है। एक तो आता है ब्रॉड सेल जिसके अंदर शिशु रहते हैं, हनी सेल के अंदर शहद रखा जाता है, एक चेंबर के अंदर अंडे रहते हैं, और पोलन सेल के अंदर पराग रहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ में हमारे आवश्यक सामग्री यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसका यदि आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम मधुमक्खी के जो प्राकृतिक शत्रु और जो मधुमक्खी के जो रोग होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारे मधुमक्खी के प्राकृतिक शत्रु। कौन आते हैं, मधुमक्खी के प्राकृतिक शत्रु, या जिनको हम मधुमक्खी के कीट के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये अब जो हम पढ़ने वाले हैं मधुमक्खी के प्राकृतिक शत्रु, नेचुरल एनिमीज ऑफ बी, और एक हम पढ़ेंगे डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे कोई सा भी आप प्रतियोगी परीक्षा दीजिए उसके अंदर न्यू टाइप के अंदर या फिर फिल इन दी ब्लैंक्स के अंदर या फिर हम बात करें ऑब्जेक्टिव के अंदर, इनसे सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इनके प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है ना। इसमें आ जाएगा हम देखते हैं सबसे पहले मधुमक्खी के प्राकृतिक शत्रु। मधुमक्खी के प्राकृतिक शत्रु, मधुमक्खी के प्राकृतिक शत्रु की बात करें तो इसमें हमें 3 से 4 प्राकृतिक शत्रु के बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहला इसके अंदर आ जाएगा, उसका नाम हो जाएगा ग्रेटर
पहला जो आ जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, ग्रेटर वैक्स मोथ। पहला क्या आ जाएगा, ग्रेटर वैक्स मोथ, और दूसरा आ जाएगा लेजर वैक्स मोथ। ठीक है ना, इसको हम हिंदी में भी ग्रेटर वैक्स मोथ और लेजर वैक्स मोथ के नाम से जानते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, तो ये दोनों क्या होते हैं, सलब होते हैं, लेपिडोप्टेरा गण से आते हैं, ये हमें ध्यान रखना। ठीक है ना, ज़्यादातर जो मोथ और जो सलब और जो तितली होती है वो हमारे लेपिडोप्टेरा गण से आते हैं, ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं जो ग्रेटर वैक्स मोथ जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा गैलेरिया, वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा, गैलेरिया मेलोनेला। क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट है, गैलेरिया मेलोनेला। जो वैज्ञानिक नाम होता है वो किसका होता है, वो होता है हमारे ग्रेटर वैक्स मोथ का होता है, ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें जो हमारे लेजर वैक्स मोथ होता है उसका क्या नाम होता है, तो जो लेजर वैक्स मोथ होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है अचरोइया ग्राई सेला। अचरोइया ग्राइसेला जो वैज्ञानिक नाम होता है ये किसका होता है, ये हमारा होता है लेजर वैक्स मोथ का होता है। दोनों के वैज्ञानिक नाम याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब याद कैसे रखेंगे, तो एक का याद रख लीजिएगा कि ग्रेटर वैक्स मोथ का जो होता है वो किससे स्टार्ट होता है, गे से होता है। ग्रेटर से क्या हो जाएगा, गैलेरिया। ठीक है ना, तो दोनों का जी से स्टार्ट हो रहा है, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद में मेनू लेना ऑप्शन में मिल जाएगा, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद में एक याद हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक ऑप्शन में आएगा, तो हम आसानी से निकालेंगे। ये दोनों अब क्या करते हैं मधुमक्खी के अंदर, तो ये दोनों जो क्या करते हैं, ये दोनों मुख्य रूप से क्या करते हैं, मधुमक्खी का जो शहद होता है वो रस चूसते हैं। ये क्या करते हैं, मधुमक्खी का जो रस होता है उसको ये चूसने का काम करते हैं, यानी कि जो हनी होता है उसको सक करने का काम करते हैं। यह हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये मुख्य रूप से क्या करते हैं, तो ये हनी जो होता है उसको ये क्या करते हैं, सक करने का काम करते हैं, और उसमें से जो मीठा मीठा जो पदार्थ होता है वो निकाल लेते हैं। अगर मीठा पदार्थ निकल गया तो उसके बाद में हमारा शहद कोई काम का नहीं रहता है, इसीलिए इनको रस चूसने का काम करते हैं। ये दोनों प्राकृतिक शत्रु होते हैं, ये हमें ध्यान रखना। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर हो जाएगा एक कीट आता है एचरोंटिया स्टाइक्स। एचरोंटिया स्टाइक्स एक कीट आता है जो क्या होता है, मधुमक्खी का प्राकृतिक शत्रु होता है, एचरोंटिया स्टाइक्स। और ये जो कीट होता है इसे क्या कहा जाता है, तो मधुमक्खी का इसको डाकू कहा जाता है, मधुमक्खी का डाकू। इसको क्या कहा जाता है, मधुमक्खी का डाकू कहा जाता है। इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा, इसको 5 स्टार से सम्मानित कीजिएगा। जो एचरोंटिया जो स्टाइक्स है इसको 5 स्टार से सम्मानित कीजिएगा। एग्जाम में ये कई बार पूछा जाता है कि एचरोंटिया स्टाइक्स जो कीट होता है ये मुख्य तो रूप से किसको नुकसान पहुंचाता है, तो मधुमक्खी को नुकसान पहुंचाता है। और मधुमक्खी को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, तो इसको मधुमक्खी का डाकू कहते हैं। यानी कि मधुमक्खी ने अगर घर बना रखा है, छत्ता बना रखा है, तो ये क्या करेगा, उस पर अचानक से अटैक कर देगा, वहां से मधुमक्खी को भगा देगा और ये उस छत्ते में जाकर रहने लग जाएगा या फिर तोड़फोड़ करने लग जाएगा। ये इसलिए इसको मधुमक्खी का डाकू कहते हैं। और डाकू का जो स्वभाव होता है वो मुख्य रूप से यही होता है, या तो फिर वो किसी कहीं पे अटैक करेगा तो या तो तोड़फोड़ करेगा, या फिर उस जो भी घर का सदस्य उनको वहां से निकाल के बाहर कर देगा और खुद वहां पर रहने लग जाएगा। ठीक है ना, ये डाकू का स्वभाव होता है। तो मधुमक्खी के केस में जो डाकू का स्वभाव होता है वो किसका होता है, एचरोंटिया स्टाइक्स का होता है, ये हमें ध्यान रखना। तो इससे हमारी ये बात भी साबित होती है कि जो मैंने आपको एब्सकॉन्डिंग की एक क्रिया पढ़ाई थी जिसमें मधुमक्खी क्या हो जाती है, भाग कर चली जाती है, तो एब्सकॉन्डिंग को बढ़ावा कौन सा कीट देता है, तो वो देता है एचरोंटिया स्टाइक्स देता है। कौन देता है, एचरोंटिया स्टाइक्स देता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, जो एब्सकॉन्डिंग की जो क्रिया होती है, एब्सकॉन्डिंग की क्रिया को ये क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, ये हमें ध्यान रखना। ठीक है ना, एब्सकॉन्डिंग की जो क्रिया होती है उसको बढ़ावा कौन देता है, तो एचरोंटिया स्टाइक्स जो कीट होता है वो कौन देता है, एब्सकॉन्डिंग को बढ़ावा देता है, इसीलिए इसको हम मधुमक्खी का डाकू के नाम से जानते हैं। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक और आता है इसके अंदर, चींटियां। कौन आता है, चींटियां, जिनको हम आंट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, आंट्स, ये भी क्या करती हैं,
मधुमक्खी का जो शहद होता है उनको ये रस चूसने का काम करती है, क्योंकि वो जो शहद होता है वो मीठा होता है। और चींटियाँ जो जनरली हमारे घरों में भी हम देखने को मिलता है, कहीं पर अगर गुड़ का अंश जो होता है वो बिखरा हुआ मिल जाता है, या फिर जो शक्कर जो होती है वो अगर बिखरी हुई मिल जाती है तो कुछ देर बाद में वहाँ पर ऑटोमेटिक से चींटियाँ आ जाती है। तो ये इसके प्रमुख प्राकृतिक शत्रु होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे एचरोंटिया स्ट्राइक हो जाएगा, जो एब्सिकोंडिन को बढ़ावा देता है, और ये मधुमक्खी का डाकू के नाम से इसको जानते हैं, ये ध्यान रखना। इसीलिए हमने यहाँ पर 5 स्टार से सम्मानित किया। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम पढ़ते हैं मधुमक्खी के रोग पढ़ते हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे परीक्षा के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं मधुमक्खी का जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आज के सेशन का, वो हो जाएगा हमारे मधुमक्खी के प्राकृतिक शत्रु। क्या हो जाएगा, सॉरी, मधुमक्खी के प्राकृतिक शत्रु कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर एपीकल्चर में हमारे मधुमक्खी के प्रमुख रोग, जिनको हम डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, किस नाम से जानते हैं, डिजीज के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जो डिजीज जो मधुमक्खी के अंदर कौन कौन सी लगती हैं, उनके जो वाहक या फिर हम कह सकते हैं जो पैथोजन होते हैं उनके नाम देखते हैं। उसके बाद में उनके सेपरेट हम अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमारे मधुमक्खी का जो रोग आता है वो किस किस के, मधुमक्खी का अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं, उनके पैथोजन के नाम क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अंदर इसमें हमारे रोग आता है प्रोटोजोआ जनित। कौन सा आता है, प्रोटोजोआ जनित एक बीमारी आती है, प्रोटोजोआ जनित। ठीक है। दूसरी डिजीज की यदि हम बात करें यहां पर, तो दूसरी जो डिजीज हम देखेंगे वो हो जाएगा इसके अंदर माइट जनित। कौन सी जनित, माइट जनित। कौन सी हो जाएगी, माइट के द्वारा। तीसरी बीमारी हो जाएगी हमारे जीवाणु के द्वारा, जीवाणु जनित। ठीक है। नंबर चौथा हो जाएगा इसके अंदर कवक जनित। कौन सा हो जाएगा, कवक जनित। नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पर हो जाएगा वायरस जनित। कौन सा हो जाएगा, वायरस जनित। ठीक है। नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पर हो जाएगा एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसको हम मधुमक्खी का पतन के नाम से जानते हैं, मधुमक्खी का पतन। इसको हम मधुमक्खी का पतन या फिर हम किसको कह सकते हैं, कॉलोनी कोलैप्स ऑफ हनी बी। ठीक है ना, इसको हम इंग्लिश में कॉलोनी कोलैप्स के नाम से जानते हैं, वो हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। तो ये प्रमुख रूप से ये रोग जो होते हैं ये रोग कारक के नाम है, यानी कि प्रोटोजोआ द्वारा जो रोग होता है वो कौन सा होता है वो अभी हम देखते हैं। ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं इसके अंदर सबसे पहला अध्ययन करते हैं, ये नाम लिख लेना आप, उसके बाद में इनके आगे यहाँ पर जगह थोड़ी कम है वरना मैं सभी के सभी साथ में बता देता। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारे, कौन सा आता है, प्रोटोजोआ जनित। प्रोटोजोआ जनित डिजीज के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर हम प्रोटोजोआ जनित के बारे में बात करें तो प्रोटोजोआ जनित से जो होने वाली जो बीमारी होती है, रोग होता है, उसका नाम हो जाएगा इसके अंदर नोसेमा रोग। कौन सा रोग, नोसेमा रोग। ये जो नोसेमा जो रोग होता है ये किसकी वजह से होता है, तो प्रोटोजोआ की वजह से होता है, और उस प्रोटोजोआ का नाम हो जाएगा नोसेमा एपिस। क्या नाम हो जाएगा, नोसेमा एपिस उस प्रोटोजोआ का नाम हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार से सम्मानित करना। प्रोटोजोआ जनित जो बीमारी होती है उसका नाम क्या होता है, नोसेमा रोग होता है, और ये किसकी वजह से होता है, नोसेमा एपिस की वजह से होता है, ये हमें ध्यान रखना। और ये किसको प्रभावित करता है, तो ये वयस्क को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, वयस्क प्रभावित होता है इससे। मधुमक्खी के जो वयस्क होते हैं वो इससे प्रभावित होते हैं, फिर कमजोर हो जाते हैं, इसका नेपचुल फ्लाइट हो नहीं पाती है, तो अंडे भी जो बनेंगे, अगर हो भी जाती है नेपचुल फ्लाइट तो वो अंडे जो होंगे कमजोर बनेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना, इसका ये साइड इफेक्ट होते हैं। केवल इतना सा याद रखिएगा कि प्रोटोजोआ जनित बीमारी जो होती है उसमें नोसेमा रोग सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे फेमस जो डिजीज है वो कौन सी होती है, नोसेमा डिजीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो बीमारी आती है माइट जनित, उसके अंदर आता है एक डिजीज आती है जिसका नाम आता है एक्केराइन रोग। क्या आता है, एक्केराइन रोग। एक्केराइन रोग, ये जो एक्केराइन जो रोग होता है ये किसकी वजह से होता है, माइट के द्वारा होता है। और उस माइट का नाम क्या है, तो उस माइट का नाम हो जाएगा एकार्पिस। माइट का नाम इंपॉर्टेंट है, एकार्पिस ब्रूडी। ठीक है ना, माइट का क्या नाम होता है, तो एकार्पिस ब्रूडी होता है। और ये जो होता है ये किसकी वजह से होता है, माइट के द्वारा होता है, ये हमें ध्यान रखना। ठीक है ना, जो शुरुआत के जो ये दोनों जो है ये इंपॉर्टेंट है। शुरुआत के ये जो दोनों
जो डिजीज़ है दोनों, इन पर 5 स्टार से सम्मानित करना इनको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। इनके साइड इफेक्ट क्या होता है, थ्योरी जो भी है वो आप बुक से देख लेना। मैं यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है ना। इन दोनों को आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, उसके बाद में हम जीवाणु के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। फिर इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, इंपॉर्टेंट है ये। मैंने 5 स्टार दोनों पे लगाया है, जिन पे मैं 5 स्टार लगा रहा हूँ ये तो आपको मुंह पर याद होने चाहिए, रात को भी उठाकर पूछे तो आपको ये मुंह पे याद होने चाहिए, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आता है हमारे जीवाणु जनित, ठीक है ना। ये 2 डिजीज हमारे कंप्लीट होती हैं। अब हम देखते हैं जीवाणु जनित बीमारियों के बारे में, ठीक है। कौन सी जनित, जीवाणु जनित बीमारियों के बारे में हम देखते हैं। जीवाणु जनित बीमारियों की बात करें तो जीवाणु जनित जो मधुमक्खी के अंदर जो बीमारियां होती है वो 2 प्रकार की होती है। मधुमक्खी के अंदर जीवाणु जनित जो रोग होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक को तो हम जानते हैं अमेरिकन, एक का नाम होता है अमेरिकन ब्रूडी रोग, एक का नाम क्या होता है अमेरिकन ब्रूडी रोग, और दूसरे का नाम होता है यूरोपियन, दूसरे का नाम होता है यूरोपियन फाउल ब्रूडी रोग, यूरोपियन फाउल ब्रेडियन जो रोग होता है। ये दोनों जो रोग होता है ये किसकी वजह से होता है, जीवाणु की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, जीवाणु की वजह से होता है। 1 मिनट, ये जो रोग होता है किसकी वजह से होता है, जीवाणु की वजह से होता है। तो साथियों ये जो बीमारी होती है ये किसकी वजह से होती है, दोनों जीवाणु की वजह से होती है। और उस जीवाणु का नाम क्या है, तो उस जीवाणु का नाम हो जाएगा, ये जीवाणु का नाम मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसका नाम होता है बेसिलस। अगर कॉमन रूप से ध्यान रखना चाहते हो तो हो जाएगा बेसिलस, ठीक है ना। बेसिलस जीवाणु की वजह से ये दोनों बीमारियां होती हैं। अगर पर्टिकुलर का नाम जानना चाहते हो तो अमेरिकन ब्रूडी जो रोग होता है ये होता है बेसिलस लार्वा के द्वारा। किसकी वजह से होती है, बेसिलस लार्वा के द्वारा होता है। और ये जो यूरोपियन फाउल ब्रूडी जो रोग होता है ये होता है बेसिलस प्लूटोला के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ये बेसिलस प्लूटोला के द्वारा होता है। आप केवल और केवल यही याद रखिएगा बेसिलस के द्वारा होता है, ठीक है ना। बेसिलस स्पीसीज के द्वारा ये होने वाली बीमारी होती है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। दोनों इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कवक जनित, इनका दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। फिर हम देखते हैं कवक जनित। कवक जनित की यदि हम बात करें तो कवक जनित के अंदर भी 2 तरह की बीमारी आती है। एक बीमारी आती है यहाँ पर हमारे स्टोन ब्रूडी, ठीक है ना, स्टोन ब्रूडी। और एक आता है हमारे इसके अंदर चाल्क ब्रूडी। एक तो आता है हमारे चाल्क ब्रूडी और एक आता है हमारे स्टोन ब्रूडी, ठीक है ना। तो इसमें हम बात करें जो चाल्क ब्रूडी जो रोग होता है, चाल्क ब्रूडी जो रोग होता है ये किसकी वजह से होता है, दोनों कवक जनित होते हैं। ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों कवक जनित होते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके अंदर चाल्क ब्रूडी की बात करें तो इसका जो रोग जनक होता है वो होता है एस्कोकार्पस। क्या होता है, एस्कोकार्पस एपिस होता है। क्या होता है, एस्कोकार्पस एपिस इसका रोग जनक होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और स्टोन ब्रूडी जो रोग होता है ये होता है, इसका जो रोग जनक होता है एस्परजिलस नाइगर कवक द्वारा होता है। ये जो स्टोन ब्रूडी जो रोग होता है ये एस्परजिलस नाइगर कवक द्वारा होता है। और एस्परजिलस नाइगर के द्वारा मूंगफली के अंदर कॉलर रोड डिजीज होती है, वो भी हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें हम स्टार किसको लगाएंगे, स्टोन ब्रूडी जो डिजीज है इसको हम स्टार लगाएंगे और इसका रोग कारक हो जाएगा एस्परजिलस नाइगर कवक हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। ये चाल्क ब्रूडी याद नहीं भी होगा तो कोई समस्या नहीं है, ये स्टोन ब्रूडी तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। इसका आप फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम वायरल डिजीज के बारे में अध्ययन करते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं इसके अंदर वायरल डिजीज के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं, वायरल डिजीज। वायरस जनित बीमारी की बात करें तो वायरस के द्वारा जो होने वाली जो बीमारी होती है उस बीमारी को हम किस नाम से जानते हैं, शेक ब्रूडी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, शेक ब्रूडी रोग के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, वायरस के द्वारा पर्टिकुलर कोई वायरस तो है नहीं, इसमें केवल वायरस लगेगा और वायरस अपना सिम्टम दिखाने लग जाएगा। तो वायरस के द्वारा होने वाली मधुमक्खी के अंदर जो बीमारी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, शेक ब्रूडी रोग के नाम से जाना जाता है। और ये जो वायरस जो होता है ये किसको प्रभावित करता है, तो ये त्वचा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है,
त्वचा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? त्वचा को प्रभावित करता है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये वायरस वाले के ऊपर भी 5 स्टार से सम्मानित करना, ठीक है ना, क्योंकि ये केवल अकेला ऐसा रोग है जो केवल और केवल बिना किसी जो हमने पैथोजन के नाम देखे थे पर्टिकुलर, सब में 2-2 नाम देखे थे, तो इसमें वायरस के अंदर कोई पैथोजन का नाम नहीं है। केवल यही पूछा जाता है कि निम्न में से मधुमक्खी के अंदर वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी को किस नाम से जाना जाता है या रोग को किस नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगा सेक ब्रूडी रोग हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद में लास्ट आता है हमारे मधुमक्खी का पतन, वो हम देख लेते हैं। ये लिख लिया होगा आपने, ये इसको फिर मैं मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर अगला जो लास्ट वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा मधुमक्खी का पतन, जिसको हम कॉलोनी कोलैप्स के नाम से जानते हैं। कॉलोनी कोलैप्स ऑफ हनी बी, कॉलोनी कोलैप्स ऑफ हनी बी के नाम से इसको जाना जाता है। ये एकमात्र ऐसा जो है, ये क्या होता है, ये एक कार्यकीय विकार है। ये क्या है? कार्यकीय, ये क्या होता है? कार्यकीय विकार होता है। यानी कि ये सारे के सारे जो हमने देखे थे पांचों जो शुरू के जो पांचों जो थे हमारे, ये सभी के सभी क्या थे? ये जैविक कारक से होने वाले रोग थे। जैविक कारक, ठीक है ना, जैविक कारक से होने वाले ये सारे के सारे रोग थे। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि मधुमक्खी के अंदर ऐसा कौन सा रोग है या फिर ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जो केवल और केवल अजैविक कारक से होता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मधुमक्खी का पतन, जिसको हम कॉलोनी कोलैप्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बाकी जो शुरू के 5 थे वो हमारे मुख्य रूप से जैविक कारक की वजह से होता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। ये जो क्या होता है हमारा अजैविक कारक होता है, या इसको हम कह सकते हैं कार्यकीय विकार होता है, जिसको हम अजैविक कारक के नाम से जानते हैं। अजैविक कारक के नाम से इसको जाना जाता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अजैविक कारक की वजह से होने वाला मधुमक्खी के अंदर डिजीज या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की कौन होता है, तो हो जाएगा कॉलोनी कोलैप्स, ये ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि ये जो अजैविक जो कारक होते हैं, ये कौन कौन सा ऐसे अजैविक कारक होते हैं जिनकी वजह से कॉलोनी कोलैप्स होती है, वो हम देखते हैं। तो उनके प्रमुख कारण क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। इसके यदि हम कारण देखें यहाँ पर, अजैविक कारक कौन कौन से होते हैं कॉलोनी कोलैप्स करने के, तो इसके अंदर नंबर फर्स्ट पर आता है जीएम फसल उगाना। क्या हो जाएगा? जीएम फसल उगाना। अब यहाँ पर ये जीएम फसल क्या होता है, तो जीएम का पूरा नाम होता है आनुवांशिक रूपांतरित फसल का उदाहरण, या फिर हम कह सकते हैं इसको जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप, ठीक है ना। उसको अगर हम ग्रो करवा रहे हैं तो उससे क्या होगा, अगर हमने जेनेटिकल मॉडिफाई कोई क्रॉप लगाई है तो उससे हमें क्या होगा, इसमें मुख्य रूप से हमें जो भी फसल होगी उसके अंदर किसी न किसी पोषक तत्व की अधिकता होगी या किसी न किसी पोषक तत्व की कमी होगी, या फिर हम बात करें कोई भी न्यूट्रिएंट हो गया तो उसके अंदर तेल की मात्रा अधिक हो सकती है, वसा की मात्रा अधिक हो सकती है, या फिर किसी पोषक तत्व या फिर एमिनो एसिड की मात्रा अधिक हो सकती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो मधुमक्खी को केवल और केवल वही पोषक तत्व मिल पाता है जो इसके अंदर अधिक होता है, और इसके अलावा जो जिसमें इसकी कमी होती है वो नहीं मिल पाता है। तो धीरे धीरे मधुमक्खियों के अंदर उस पोषक तत्व की कमी आ जाती है, और कमी आने की वजह से मधुमक्खियों के अंदर मैथुनिक उड़ान होती है। उसके बाद में जो अंडे होते हैं वो कमजोर पैदा होते हैं, तो वो फिर धीरे धीरे मधुमक्खियों की जो संख्या होती है वो छत्ते के अंदर कम होती जाती है। इसी को कहा जाता है मधुमक्खियों का पतन या कॉलोनी कोलैप्स, इसके नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। तो ये पहला कारण होता है जीएम फसल का उगाना। नंबर सेकंड की बात करें तो नंबर सेकंड हो जाएगा इसके अंदर खाद्य पदार्थ का ना मिलना। खाद्य पदार्थ का ना मिलना, कई बार इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी हो जाती हैं जब जो डेथ पीरियड जो होता है वो कई बार लंबे समय तक चला जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो उस वजह से क्या होता है मधुमक्खियों को खाद्य पदार्थ नहीं मिल पाता है, और उसकी वजह से भी क्या हो जाता है मधुमक्खियों की संख्या कम हो जाती है। तो ये खाद्य पदार्थ का ना मिल पाना ये हो जाता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन के लिए कौन जिम्मेदार हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा डेथ पीरियड। डेथ पीरियड हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा पीरियड हो जाएगा, डेथ पीरियड हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। नंबर थर्ड की बात करें तो नंबर थर्ड हो जाएगा इसके अंदर तापमान का ज्यादा होना। तापमान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो उस दशा में भी क्या होता है, जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें धीरे धीरे संख्या कम होने लगती है मधुमक्खी की, और वो एक हमारे कॉलोनी कोलैप्स का कारण बनता है, ठीक है ना। तो तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से भी ये सारी क्रिया हो जाती है। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर हो जाएगा ये
नंबर 4 पर हो जाएगा तनाव, ठीक है ना। तनाव, स्ट्रेस की वजह से भी क्या हो सकता है, मधुमक्खियों में कॉलोनी कोलैप्स हो जाता है। जनरली हम सभी जानते हैं हमारे जो फैमिलीज होती है उसमें भी कई बार स्ट्रेस आ जाता है, तो यहाँ तक कि नौबत आ जाती है कि स्ट्रेस की वजह से कई स्टूडेंट जो होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो स्ट्रेस कई प्रकार का होता है, तो मधुमक्खी में भी स्ट्रेस की वजह से क्या हो सकता है, कॉलोनी कोलैप्स हो सकती है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारा आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। आज के सेशन के अंदर जो हमने डिस्कशन किया उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आता है मधुमक्खियों के रोग, और दूसरा आता है मधुमक्खी के प्राकृतिक शत्रु में एचरोंटिया स्ट्राइक जो डिजीज आती है या फिर जो प्राकृतिक शत्रु आता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर 5 स्टार से सम्मानित किया था हमने, तो याद करने की पूरी कोशिश करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मधुमक्खियों का जो महत्व होता है उसके साथ में, उसके बाद में हमारा एपीकल्चर कंप्लीट हो जाएगा। और अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मधुमक्खियों का इंपॉर्टेंस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।